Akash Kumar Yadav, and today I am here to teach you science of class 10. And today our topic is to how to write the chemical equations. आज हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। क्या रासायनिक निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? तो हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे कि किस तरह से कम चीज़ों में हम इसको विवृत कर सकते हैं। अब शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों की अधिक संक्षिप्त एवं उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को स्मरण करें तो उपरोक्त समीकरण पहली बार पढ़ा था कि मैग्नीशियम का रिबन लेकर के अगर हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम उसको इस तरह से भी लिख देते हैं तो वो भी उसको निरूपित करने की एक विधि है। इसमें क्या होता है, हम छोटे समय में कम समय में आसानी से जो है जान सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अब हम क्या करते हैं कि बाईं ओर देखते हैं 1 mg है, दाईं ओर देखते हैं 1 mg है। अब हम देखते हैं बाईं ओर 2 O2 है लेकिन दाईं ओर 1 O2 है। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? तो हम देख रहे हैं कि नहीं है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, लेकिन ये समीकरण में बराबर नहीं है तो ये कैसा समीकरण है, असंतुलित है। क्योंकि समीकरण कि दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये जो ढांचा है आपका, ये जो बना हुआ है, ये क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अगर दोनों ओर बराबर मात्रा में तत्व हैं तो उनको हम कहते हैं कि वो जो अभिक्रिया है या फिर जो समीकरण है वो संतुलित है। लेकिन अगर दोनों ओर तत्वों की संख्या बराबर नहीं है तो हम कहते हैं कि जो समीकरण है वो असंतुलित है। ओके, अब आगे देखते हैं। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम की वायु में जलने का ढांचा समीकरण। तो ये समीकरण क्या दर्शाता है, मैग्नीशियम वायु में जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हम देख करके बता सकते हैं। ओके, रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व मतलब कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का क्या महत्व होता है वो हम जानेंगे। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। आपको याद होगा कि मैंने क्लास 9th में आपको पढ़ाया था कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ना तो विनाश होता है, ना तो कोई चीज़ ख़त्म होती है, ना तो कोई नई चीज़ बनती है, बल्कि जितनी चीज़ एक और ख़त्म होती है उतनी ही चीज़ दूसरी ओर बनती है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी जितना हम उसमें रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक लगाएंगे उतनी ही मात्रा में हमको क्या मिलेगा, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले तथा इसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। हमने एक चीज़ और मैंने एक और बताया था आपको ऊपर कि जिंक में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, जिंक सल्फेट। हमें क्या मिलता है, सल्फेट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है Zn में अगर हम H2SO4 डालते हैं तो हमको ZnSO4 और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। ओके, आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। तो आप देखेंगे दोनों ओर जो परमाणु हैं, इधर देखिए 1 Zn है और यहाँ पे भी आप देखेंगे कितना Zn है, 1। और बड़ा करते हैं तो आप देखेंगे कि इधर जो Zn है वो 1 है और यहाँ भी Zn कितना है, 1। यहाँ पे 2 H2 है और यहाँ पे आप पाएंगे 2 H2 है। यहाँ 1 S है और यहाँ भी 1 S है। यहाँ 4 O है, यहाँ भी 4 O है। तो यानी ये जो रासायनिक समीकरण है वो कैसा है, संतुलित है। यानी ये जो रासायनिक समीकरण आपका मिला वो कैसा है, संतुलित। ठीक है, आगे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
टेबल में बताया गया है कि Zn लेफ्ट हैंड में एक है, H2 लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों में एक है, सल्फ़र दोनों ओर एक है और ऑक्सीजन दोनों ओर 4 और 4 है। ओके। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अब आपको एक समीकरण दिया गया है, इसको कैसे संतुलित करना है इसके बारे में हम अब जानेंगे। ओके, तो हम देखेंगे कि इसको कैसे हम संतुलित कर सकते हैं। तो आपका समीकरण है FeH2O एंड Fe3O4 प्लस H2। ओके, तो इसको आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक फेरस यानी एक आयरन है और यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 H2 है, यहाँ भी 2 H2 है, ऑक्सीजन 1 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि समीकरण जो है अनबैलेंस्ड है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। तो क्या होता है, चरण 1 यानी स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे और बॉक्स बनाने के बाद अंदर छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, केवल हम बाहर जो है नंबर्स को लिखेंगे और उसको मिटाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। स्टेप 2, असंतुलित समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की एक सूची बना लीजिए। अब अगर हम इसकी सूची बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि हमारा जो आयरन है वो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है जबकि राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है जबकि राइट हैंड साइड में 2 है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है जबकि राइट हैंड साइड में 4 है। तो हम इसको पहले तो इसको एक टेबल में लिख लेंगे और देखेंगे कौन कम है कौन ज़्यादा है। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिसमें ज़्यादा अंतर हो, जैसे जिसमें ज़्यादा का अंतर हो उसको सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस प्रकार हम Fe3 और O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन के परमाणुओं में अंतर सबसे ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, प्रारंभ में क्या करते हैं हम, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले 1 H2O था और उत्पाद में 4 Fe2O4 था। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कर क्या सकते हैं संतुलित करने के लिए। अगर हम संतुलित करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इसमें H2O में मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 4 से। अगर आप H2O में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो ऑक्सीजन हो जाएगा आपका, अगर H2O में आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि बॉक्स के अंदर सूत्र नहीं बदलेंगे क्योंकि केवल बाहर आप नंबर लिखेंगे। तो अब आप देख रहे हैं हमने क्या किया, हमने किया ये कि इसमें H2 यहाँ पे 4 से गुणा कर दिया। अभी तक यहाँ पे गुणा नहीं था, देखिए हम बाहर हमने गुणा किया अभी को। अब इससे क्या हुआ, देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 4। ठीक है, अब यहाँ भी ऑक्सीजन आपका जो है वो 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन आपका कितना है, 4। तो ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो चुका है। अब स्टेप 4, Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है यहाँ पे कितने हैं, 8 H2 हैं, 4 2 जा 8 8 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पे 2 है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें 4 से 4 लिख दें बाहर तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन और यहाँ भी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। तो दोनों ओर हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8। तो दोनों ओर हाइड्रोजन की संख्या हमारी हो जाएगी 8। ओके, आगे बढ़ते हैं। समीकरण अब इस प्रकार होगा, जो समीकरण अब हमको मिलेगा Fe + 4H2। अब आप देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्या हो चुका है, दोनों संतुलित हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब
ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए और तीसरा तत्व चुनिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि लोहा एक तत्व है जो असंतुलित है। तो हम अब लास्ट में क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा कर दें तो तीन आयरन यहाँ है, 3 आयरन यहाँ भी है, 8 हाइड्रोजन यहाँ है, 8 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 ऑक्सीजन यहाँ भी है। अब ये कैसा हो चुका है, अब ये संतुलित हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आपको पढ़ाया जा रहा है, ये एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अंत में हम संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं, 3Fe + 4H2O। तो आप देखेंगे कि दोनों ओर क्या है, बराबर हो चुका है। अब संतुलित समीकरण है। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आज का जो क्लास था वो यहीं तक था। अब आप संतुलित रासायनिक समीकरण करना सीख गए होंगे। बुक्स में और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप संतुलित करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उसको संतुलित किया जाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।